मंच पर विराजमान जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री श्रीमान मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी और इसी धरती के संतान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राज्य के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी, राज्य सरकार के मंत्री परिषद के सभी आदरणीय मंत्रीगण, सांसद सुश्री महबूबा मुफ्ती जी, सांसद श्रीमान जुगल किशोर शर्मा जी, सांसद श्रीमान अविनाश राय खन्ना जी, सांसद श्रीमान मुजफ्फर हुसैन बेग जी, सांसद श्रीमान मीर मोहम्मद फयाज जी, सांसद श्रीमान थुपस्तान छेवांग जी, सांसद श्रीमान नजीर अहमद लवाई जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि शायद किसी प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा कश्मीर की धरती पर आने का सौभाग्य मिला हो, तो मेरा भी उसमें एक नाम जुड़ गया है। और कश्मीर मुझे खींच के ले आता है। मैंने कश्मीरियों के प्यार को अनुभव किया है। मैं जब भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कार्य देखता था, तब यहां बहुत बार आता था। दूर सुदूर इलाकों में जाने का मुझे सौभाग्य मिलता था और मैंने यहां के प्यार को अनुभव किया है। और यही प्यार है जब पिछले वर्ष बाढ़ के कारण चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, जब पीड़ा महसूस करता था तो मैं भी दिल्ली में उतनी ही पीड़ा महसूस कर रहा था जितनी कि आप कर रहे थे। और उसी कारण मैं तुरंत चला आया था। उस समय की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके दुख दर्द को बांटने के लिए प्रयास किया था। जब दिवाली का त्योहार आया, मेरे लिए दिल्ली में यार दोस्तों के बीच दिवाली मनाना बड़ा सरल था। लेकिन मेरा मन कर गया कि जिस धरती में अभी अभी आपत्ति से लोग गुजरे हैं, मैं दिवाली मनाने के बजाय अच्छा होगा कि मैं श्रीनगर चला जाऊं, और मैं यहां चला आया था। जब यहां आपदा आई, उसी समय चीन के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए थे और उन्होंने डेट भी ऐसी चुनी थी कि वो 17 सितंबर को मेरे होम स्टेट गुजरात आना चाहते थे। और 17 सितंबर उन्होंने इसलिए पसंद की थी कि वो मेरा जन्मदिन था और चीन के राष्ट्रपति
बड़े उमंग के साथ मेरा जन्मदिन मनाने के लिए योजना बना करके आए थे। लेकिन मैंने उस समय घोषित किया था कि कश्मीर में बाढ़ के कारण मेरे बंधु पीड़ित हैं, मैं जन्मदिन नहीं मना सकता। और मैंने उनका स्वागत किया, सम्मान किया, पर जन्मदिन मनाने से मना किया। मैं मेरी मां के पैर छूने गया था, आशीर्वाद लेने गया था। मेरा जो सामाजिक बैकग्राउंड है, जिस अवस्था से मैं पैदा हुआ, पला बढ़ा, तो मेरी मां ने पहले जब भी जन्मदिन पे जाता था तो कभी वो मुझे ₹1.25 देती थी आशीर्वाद में, कभी ₹5 देती थी, ज्यादा से ज्यादा ₹11 देती थी। ₹11 से ज्यादा कभी मेरी मां ने मुझे नहीं दिया। लेकिन उस दिन जब मैं गया तो मैं हैरान था। और ये संस्कार है, ये भावना है जो मेरी रगों में भरी हुई है। मेरी मां ने मुझे, मेरे लिए भी आश्चर्य था, ₹5000 दिया मेरे जन्मदिन पर। और मां ने कहा, बेटा ये पैसे कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के लिए ले जाना। ये संस्कार की ताकत है जो मुझे आपके दुख दर्द को बांटने के लिए प्रेरणा भी देती है, ताकत भी देती है। आपका प्यार मेरा हौसला बुलंद बनाए रखता है। और जिस मंत्र को लेकर के हमने शासन व्यवस्था को संभाला है, वो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। अगर हिंदुस्तान का कोई कोना न साथ हो तो मेरा सपना अधूरा रहता है। और हिंदुस्तान का कोई कोना विकास से वंचित रहे तो भी मेरा सपना पूरा नहीं होता है। और इसलिए हिंदुस्तान का हर कोना, हिंदुस्तान का हर भूभाग, हिंदुस्तान का जन जन, उनका हमें साथ चाहिए। और हर कोने का, हर जन का विकास चाहिए। और इस सपने को पूरा करना है तो मुझे भी जम्मू कश्मीर में वो दिन लौटा के लाने हैं जहां हिंदुस्तान इस सरजमीन पर आने के लिए पागल हुआ करता था। इस मिट्टी को माथे पर चढ़ाने के लिए वो लालायित होता था। अगर थोड़े से पैसे भी बच जाए तो परिवार का एक सपना होता था कि इस छुट्टियों में कश्मीर चले जाएंगे, चाहे वो केरल हो, तमिलनाडु हो, असम हो, नागालैंड हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो। हर परिवार का एक सपना हुआ करता था कि पैसे बचाओ, अगली साल कश्मीर जाने का कार्यक्रम बनाएंगे। वो दिन मुझे लौटा के वापस लाने हैं। 125 करोड़ देशवासियों में फिर से मुझे वो उमंग पैदा करना है, जो इच्छा को पैदा करना है, ताकि वे कश्मीर की वादियों में आकर के
आपके प्यार को अनुभव करें, आपकी सेवा को अनुभव करें और प्रकृति ने जो जन्नत बनाई है उस जन्नत को जीते जी जीने का एहसास करे। ये मेरा सपना लेकर के मैं चल रहा हूं। कौन कहता है कि संकटों के बाद भी उभरा नहीं जा सकता? मैं उस विश्वास के साथ जीने वाला इंसान हूं और मैंने अपने जीवन में देखा है, संकट कितने ही गहरे क्यों न हो, लेकिन एक जज्बा होता है जो संकटों को परास्त करता है और जीने की आस पैदा कर देता है। 2001 में जब गुजरात में भयंकर भूकंप आया, मौत की चादर ओढ़ करके हम सोए थे। सारी दुनिया ने मान लिया था कि अब गुजरात खड़ा नहीं हो सकता है। हजारों लोग मर चुके थे, लाखों घर तबाह हो चुके थे, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और सबसे बड़ी बात, सपने चूर चूर हो चुके थे। आंसू पोंछने वाला कोई बचा नहीं था। उन दिनों को मैंने देखा था, लेकिन मन में ठान ली थी कि इस स्थिति से गुजरात को मुझे बाहर निकालना है। और भाइयों बहनों, दुनिया कहती है, वर्ल्ड बैंक कहती है कि ऐसे भयंकर भूकंप के हादसे के बाद अगर उस राज्य को चारों तरफ से मदद मिल जाए तो भी बाहर निकलने में 7 साल से कम समय नहीं लगता है। लेकिन भाइयों बहनों, हमने जिस प्रकार से एक के बाद एक योजनाओं को लेकर के चल पड़े, 3 साल के भीतर भीतर भूकंपग्रस्त इलाका दौड़ने लग गया था और विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने लगा था। जो कच्छ, भुज भयंकर भूकंप से पीड़ित था, वो आज हिंदुस्तान के सबसे तेज गति से दौड़ने वाले जिलों में उसने अपना नाम दर्ज करा दिया है। और इसलिए मैं कहता हूं, कश्मीर ने बहुत कुछ झेला है, अनेक संकटों से गुजरा है। 2 पीढ़ी उन नौजवानों के सपने चूर चूर हो चुके हैं। ये सारी बातों को जानते हुए भी मैं उस विश्वास को लेकर के निकला हूं कि मेरा कश्मीर फिर से एक बार वही जन्नत, वही जज्बा, वही खुशहाली, वो दिन मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। और मैं सिर्फ सपने देखता हूं ऐसा नहीं, उन सपनों को साकार करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा करके, उन चीजों को साकार करने के लिए जन जन का साथ लेकर के सफलतापूर्वक आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। 17 महीने पहले हिंदुस्तान का कोई भी अखबार उठा लीजिए, किसी भी टीवी चैनल का डिबेट यूट्यूब पर जाकर के निकाल के देख लीजिए, विश्व की कोई भी एजेंसी हो, उनकी आवाज सुन लीजिए, एक ही स्वर था कि अब भारत बर्बाद हो चुका है, भारत बच नहीं सकता है, भारत तबाही की कगार पर पहुंच चुका है। आर्थिक स्थिति, भ्रष्टाचार, कुशासन, बाएं भतीजावाद, न जाने इतनी बीमारियों ने भारत को तबाह करके रखा है। 17 महीने पहले हर पल हमारे कान में यही गूंज रहती थी, लेकिन आज 17 महीने के भीतर भीतर सारी दुनिया में, बड़े देशों में तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी में
हिंदुस्तान ने अपना नाम दर्ज करा दिया है। दोस्तों, कभी भारत की तुलना चीन से कोई करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि चीन हमसे काफी आगे निकल चुका था। आज भारत की विकास की कोई भी चर्चा होती है, आर्थिक विकास की चर्चा होती है, तो हर बार चीन के साथ तुलना होती है। और इन दिनों बार बार बात आती है, अब तो भारत चीन से भी आगे निकल गया। ये 17 महीने में हो सकता है। मैं आज ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, अभी आते आते एक रेगुलरली हर वर्ष एक रिपोर्ट आता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। विश्व के देशों में कौन देश हैं जहां भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है, क्या भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इन सारे हिसाब किताब करते हैं। मैंने आज ही रिपोर्ट पढ़ी, पिछले 50 साल में पहली बार भारत, और उन्होंने तुलना की है कि हमेशा चीन इस विषय में अच्छी इज्जत थी और भारत से आगे माना जाता था। पहली बार पारदर्शिता के संबंध में, भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने की दिशा में, भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में भारत चीन से 10 पायदारी पर आगे सफलतापूर्वक पार कर गया। दुनिया में पहले हमारा नंबर 95 पर था। अभी जो रिपोर्ट आया, पारदर्शिता लाने के कारण, भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में अहम कदम लेने के कारण हम 95 से 85 पर पहुंच गए। 17 महीने में भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़के आगे निकलना, ये हिंदुस्तान करके दिखाता है। एक बार हिंदुस्तान फैसला करे, कर लेता है। भाइयों बहनों, जो हिंदुस्तान का स्वभाव है, कश्मीरी का अलग नहीं हो सकता है। वो भी, और जैसे अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे, यहां के लोगों में ताकत है, जज्बा है। थोड़ा सा अगर व्यवस्था मिल जाए, वो अपने आप कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की ताकत रखते हैं। मुझे मुफ्ती साहब की बात पर भरोसा है, मुझे आप पर भरोसा है। वरना 20 साल तक लगातार इतनी यातनाएं झेलने के बाद भी ये माहौल कभी नजर नहीं आ सकता था। ये इस बात का सबूत है, ये इस बात का सबूत है कि आपके भीतर वो कौन सा जज्बा है, वो कौन सी ताकत है, और कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए आप किस कदर लालायित है। भाइयों बहनों, हमें अटल जी के नक्शे कदम पर चलना है। कश्मीर के लिए मुझे दुनिया के किसी की एडवाइस की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी के एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है। इसी धरती पर, इसी मंच पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो बात कही थी, इससे बड़ा कोई संदेश नहीं हो सकता। उन्होंने 3 मंत्र दिए थे। उन्होंने कहा था, कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत। मैं आज भी इसी बात को मानता हूं कि कश्मीर के विकास का रास्ता इन 3 पिलर पर खड़ा होना है, इसी को मजबूती देनी है। जब जमहूरियत की बात वाजपेयी जी करते थे, क्या कभी किसी ने सोचा था इतने कम समय में कश्मीर के लोग जमहूरियत को इतना बल दें, और लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में कितना भारी मतदान किया।
और आज जब मुफ्ती साहब कह रहे हैं मैं पंचायतों को अधिकार देना चाहता हूं, यही तो वो अटल जी वाली जमहूरियत है, वही तो जमहूरियत है। एक एक गांव का पंच होगा, पंच के पास अधिकार होगा, वो अपने फैसले कर पाएगा और सरकार उसको हाथ पकड़ करके जो मदद चाहिए मदद करती रहेगी। हमारा एक एक गांव कितना ताकतवर बनेगा। इस जमहूरियत की कसौटी पर वाजपेयी जी ने जो सपना देखा था, कश्मीर के लोगों ने पूरा करके दिया है। और इसलिए मैं उस महापुरुष के शब्दों के लिए आज कश्मीर के मेरे लाखों भाइयों बहनों को शत शत नमन करता हूं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। उन्होंने जमहूरियत को यह ताकत दी है। भाइयों बहनों, कश्मीरियत के बिना हिंदुस्तान अधूरा है, सिर्फ कश्मीर नहीं। और इसलिए उस कश्मीरियत जो भारत की आन बान शान है, अगर किसी को सच्ची बिन सांप्रदायिकता सीखनी हो तो इसी की धरती से तो निकली थी। वो सूफी परंपरा कहां से आई थी? इसी धरती से आई थी, जिसने जोड़ना सिखाया था, संबल बनाना सिखाया था। और वही तो परंपरा, वही तो हमारी कश्मीरियत है। और दुनिया कितनी ही बदल क्यों न जाए, इंसान आसमान में घर बसाने की ताकत बना ले, लेकिन इंसानियत के बिना कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसलिए जिंदगी कितनी ही आगे क्यों न बढ़े, टेक्नोलॉजी हमें कहां से कहां पहुंचा दे, आर्थिक प्रभु संप्रभुता हमें कितनी नई ऊंचाइयों पर क्यों न ले जाए, लेकिन इंसानियत का हमारे भीतर का जो आत्मा है, वो ही जीने के लिए, औरों के जीने के लिए, सबके जीने के लिए एक प्रेरणा देता है, ताकत देता है। और इसलिए कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, इसी दायरे को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, पिछले दिनों मुझे मुफ्ती साहब से बहुत बातें करने का अवसर मिला है। हमारे निर्मल सिंह जी से बहुत बातें करने का अवसर मिला है। हमारे डागू अनेक मंत्रियों को लेकर के बार बार आते रहते हैं, अनेक विषयों से मुझे परिचित करवाते रहते हैं। और उन सब से बातें करते 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 विकास का एक जो खाका मन में बना है, उसको हमें समय सीमा में पूरा करना है। मेरे लिए पहली आवश्यकता है, पिछली बाढ़ में जिन किसानों को परेशानी हुई, व्यापार को जो नुकसान हुआ, घरों को जो नुकसान हुआ, प्राथमिक सुविधा की जो व्यवस्थाओं को नुकसान हुआ, जल्द से जल्द उसको पूरा करना और हर परिवार को उस संकट से बाहर लाना। और उसके लिए हमने मैंने पहले दिन आकर के 1000 करोड़ घोषित किया था। बाद में भी जैसी जरूरत पड़ी देते रहे, और आज भी उस काम को पूरा करने में जम्मू कश्मीर सरकार के साथ दिल्ली कंधे से कंधा मिला करके चलेगा। ये मैं मेरे जम्मू कश्मीर के भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूं। लेकिन सिर्फ आंसू पोंछ ले, उसका घर ठीक कर लें, अब दुकान ठीक हो जाए, इतने से कश्मीर की बात बनती नहीं है। वो तो एक संकट था, उसके लिए तो करना ही करना है, लेकिन वहां अटकने से बात बनती नहीं है। मुझे तो बहुत आगे जाना है, बहुत आगे ले जाना है। और इसलिए हमारे सामने सबसे बड़ा काम जो मुझे लगता है, वो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नौजवानों को रोजगार।
हमारी सारी समस्याओं का समाधान हमारे नौजवानों को रोजगार में है। उन्हें काम का अवसर मिलना चाहिए। और मैं आज कश्मीर के नौजवानों को बधाई देना चाहता हूं और पूरा भारत गर्व करे। आज हिंदुस्तान में जो कोई मुझे सुनता हो, इस खबर शायद आप तक पहुंचाने के लिए और लोगों ने मदद नहीं की होगी, मैं पहुंचाना चाहता हूं। पिछले दिनों देखिए आप, कश्मीर के नौजवान आईएएस की परीक्षा हो, आईपीएस की परीक्षा हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, जिसके लिए हिंदुस्तान के और इलाके के लोग प्रवेश पाने के लिए पता नहीं उनको क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ समय से हर वर्ष कश्मीर के नौजवान सबसे उत्तम प्रदर्शन करते हैं और आईएएस आईपीएस कैडर में आ रहे हैं, आईआईटी में दिखते हैं, आईआईएम में दिखते हैं। ये ताकत कश्मीर के नौजवान में है, जिसको मैं भली भांति पहचानता हूं दोस्तों। और जिसे मैं पहचानता हूं, उसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। कैसे होनहार नौजवान है। मुझे कभी ये स्टेडियम में पहले भी आया, तब भी मेरे मन में विचार आया था। 30 साल पहले स्टेडियम में मैच खेला गया था। 30 साल पहले जिस प्रदेश के पास परवेज रसूल हो, उस प्रदेश में यहां एक इंटरनेशनल मैच क्यों नहीं होना चाहिए। क्रिकेट में हमारा परवेज नाम कमा रहा है, आगे बढ़ रहा है वो लड़का, गर्व होता है हमें। क्यों इसी स्टेडियम में हम वो सपना क्यों न देखें कि यहीं पर फिर से एक बार इंटरनेशनल क्रिकेट मैच शुरू हो जाए और देश देखे। दुनिया में हमारे सचिन तेंदुलकर हो, युवराज हो, सहवाग हो, धोनी हो, कोई भी नाम ले लीजिए, अगर उन्होंने छक्के मारे हैं ना, तो बैट तो मेरी कश्मीर की धरती से बना हुआ था। यहां की तो लकड़ी है जो उत्तम से उत्तम बैट बनाती है। ये ताकत है यहां, और उस ताकत को बल देना। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं जिस विकास के चित्र को लेकर के चर्चा करता रहा पिछले लंबे समय से, उसमें मेरी प्राथमिकता यह है कि यहां पर विकास का वो मॉडल बने जो हमारे नौजवान को रोजगार दे। जैसे टूरिज्म यहां का मुख्य क्षेत्र है। अब टूरिज्म में आज जो हमारी अवस्था है, इसको अगर हम आधुनिक नहीं बनाते, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं करते, तो टूरिज्म बढ़ नहीं सकता है। आज हिंदुस्तान से करीब 1.25 करोड़ लोग, और वो कोई अमीर घराने के नहीं है, मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग के हैं। वे वैकेशन में 5 दिन 7 दिन के लिए विदेश चले जाते हैं भ्रमण करने के लिए। भले दुबई जाते होंगे, लेकिन जाते हैं विदेश। क्या हम कोशिश नहीं कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के 1.25 करोड़ लोग जो बाहर जाते हैं, कम से कम 5% ये तो तत्काल मेरी कश्मीर में लौट आए। आप देखिए यहां का टूरिज्म कितना बढ़ जाएगा। आज विदेश के टूरिस्ट 40-50 हजार के आसपास रहते हैं, विदेश के टूरिस्ट 5 लाख कैसे बने। 12 महीना यहां पर एडवेंचर टूरिज्म के लिए स्कोप है, यहां इको टूरिज्म के लिए स्कोप है, यहां पर सैर करने के शौक से आने वाले लोगों के लिए टूरिज्म का अवकाश है। हमारा डल लेक, हमारी सारी बोट
पहले कैसे कैसे अवसर होते थे टूरिस्टों को एंगेज करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उन सबको फिर से कैसे चालू किया जाए। हमारे ही प्रदेश में और कई 3-4 ऐसे तो इलाके मेरे ध्यान में हैं कि जहां पर हम नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप कर सकते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा उसको हम विकास करा सकते हैं। और इसलिए मैं उन विकास के मॉडल की ओर जाना चाहता हूं जो हमारा परंपरागत हमारी ताकत है उसको बल देना चाहते हैं। हमने पश्मीना, केसर, हमारे एप्पल, उसको विशेष प्राधान्य दिया है। पश्मीना को बल मिले, ग्लोबल मार्केट मिले, हमारा केसर उसको ग्लोबल मार्केट मिले, उसके लिए हम व्यवस्थाएं करें, उसका ट्रेडमार्क डेवलप हो, उसका पैकेजिंग दुनिया को भाने वाला बने, हमारे लोकल नौजवानों को, हमारे किसान को गांव में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा। और इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल, जो अन्य प्रदेशों को सौभाग्य नहीं है, वो कश्मीर को है, हम उसको बल देना चाहते हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देना चाहते हैं। अगर आज जम्मू से श्रीनगर आना है और 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे लग जाते हैं तो टूरिस्ट भी 50 बार सोचेगा यार क्या जाऊंगा, बात नहीं बनती। हमारे नितिन जी के नेतृत्व में जम्मू से श्रीनगर का रास्ता, और हमारी कोशिश है कि आने वाले 2.5 साल के भीतर भीतर हमें काम पूरा कर दें। 34,000 करोड़ रुपया, 34,000 करोड़ रुपया जम्मू श्रीनगर का एक नया हम जो मार्ग दे रहे हैं उस पर लगा रहे हैं। और उसके कारण जम्मू से श्रीनगर आने में आज 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे लग जाते हैं, वो 3.5-4 घंटे में पहुंच पाएगा व्यक्ति। और टनल बनाने के कारण करीब 65-70 किलोमीटर रास्ता कम हो जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि विकास को कितनी नई ऊंचाइयां मिल सकती है। हम रेल ट्रैक को और बलवान बनाना चाहते हैं। मुफ्ती साहब ने कहा चाइना में बन सकता है, यहां को नहीं बन सकता है, कश्मीर की धरती पर भी बन सकता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, साथ साथ अब सिर्फ हाईवेज से चलने वाला नहीं है। हाईवेज का एक जरूरत है, उसके बिना चलना नहीं है, लेकिन सिर्फ हाईवेज से भी नहीं चलना है। और इसलिए हाईवेज की भी जरूरत है। और इसलिए हमारा लक्ष्य हाईवेज का भी है, हाईवेज का भी है। इंफॉर्मेशन वेज, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डिजिटल नेटवर्क, विश्व के साथ जुड़ने के लिए हमारे मोबाइल फोन पर दुनिया हो, वो नेटवर्क कश्मीर की धरती पर मिलना चाहिए। और जो मुफ्ती साहब कॉल सेंटर की बात करते थे, जिसके कारण नौजवान को रोजगार मिले, यहां का नौजवान बड़ी आसानी से अंग्रेजी बोल लेता है, थोड़ी सी पढ़ाई करे वो अंग्रेजी में तैयार हो जाता है। अगर हम कॉल सेंटर्स का नेटवर्क खड़ा करते हैं, हमारे नौजवान को यहीं पर रोजगार मिल सकता है, और उसको हम बल देना चाहते हैं। उसी प्रकार से बुजुर्गों के लिए बीमारी हो, अच्छे दवाखानों का नेटवर्क हो, दवाइयां उपलब्ध हो, हमारे अस्पताल बने, छोटी जरूरत हो जहां छोटा, बड़े की जरूरत हो बड़े, चाहे जम्मू हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे श्रीनगर हो। हमने आधुनिक एम्स अस्पताल उसको बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे, जिसका लाभ जम्मू को भी मिलेगा, श्रीनगर को भी मिलेगा। हम IIT शुरू करना चाहते हैं, IIM शुरू करना चाहते हैं, ताकि हमारे नौजवान को उत्तम से उत्तम शिक्षा मिले और सस्ते से सस्ती शिक्षा मिले। ये उत्तम से उत्तम शिक्षा, सस्ते से सस्ती शिक्षा, और वो भी ग्लोबल लेवल की। अब हर एक के नसीब में इस ऊंचाई तक तो जाना संभव नहीं होता है। छोटे परिवार के छोटे लोग भी होते हैं, उनको क्या किया जाए? स्किल डेवलपमेंट का हम अभियान चलाना चाहते हैं।
यहां का जो हैंडीक्राफ्ट है उसको नए सिरे से डिजाइनिंग मिले, नई टैलेंट, ग्लोबल मार्केट में कौन सी डिजाइन चाहिए, उस डिजाइन से उसको काम मिले, उस पर हम बल देना चाहते हैं। स्किल डेवलपमेंट भी हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है उसमें टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्वमेंट से स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वेस्टेज कैसे बचा सकते हैं, पैकेजिंग कैसे बदल सकते हैं, ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, ग्लोबल मार्केट कैसे एक्वायर कर सकते हैं, उसकी पूरी चेन बना करके हम हमारे जो हैंडीक्राफ्ट है उसको बल देना चाहते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, अच्छी शिक्षा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए बल, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य के लिए व्यवस्थाएं ताकि उनकी आवश्यकताएं पूरी हो, गांव और किसान के लिए यहां की जो पैदावार है उसको बल, नौजवान को रोजगार के लिए अवसर, इन बातों को लेकर के हम चल रहे हैं। और उस सपने को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ रुपया का पैकेज देने का घोषित किया। $80,000 करोड़ रुपया का पैकेज। मेरे नौजवानों, मेरी दिली इच्छा है मेरे नौजवानों, मेरी दिली इच्छा है ये 80,000 करोड़ रुपया आपके भाग्य को बदलने के लिए काम आना चाहिए। कश्मीर के नौजवान को ताकत देने के लिए पैसा काम आना चाहिए। एक नया कश्मीर, एक आधुनिक कश्मीर, एक प्रवृत्तिशील कश्मीर बनाने के लिए ये 80,000 करोड़ रुपया लगना चाहिए। ये सपना लेकर के मैं आपके पास आया। और मेरे भाइयों बहनों, इसे आप पूर्ण विराम मत समझना। ये 80,000 करोड़ को पूर्ण विराम मत समझना। ये तो सिर्फ शुरुआत है। जो बातें मैंने बताई उसको करके दिखाइए। ये दिल्ली का खजाना आपके लिए है। ये दिल्ली का खजाना आपका है। और दिल्ली का खजाना नहीं, ये दिल भी आपके लिए है मेरे भाइयों बहनों। मैं लद्दाख के भाइयों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो चुनाव हुआ हिल काउंसिल में, हमारे एमपी साहब और उनकी पूरी टीम को जमहूरियत का जो बल मिला और पूर्ण बहुमत के साथ जो बॉडी बनाया, उसके लिए लद्दाख के भाइयों को भी मैं आज कश्मीर की धरती पर आया हूं, हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये विकास जम्मू हो, कश्मीर वैली हो या लद्दाख हो, हर एक की आवश्यकता के अनुसार विकास को प्राथमिकता देकर के आगे बढ़ाने की मेरी चर्चा मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री के साथ हुई है और उसी की तरह उसको आगे बढ़ाया जाएगा। मैं फिर एक बार कश्मीर की धरती को नमन करता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और नौजवानों के भरोसे से एक नया कश्मीर, एक नया ताकतवर कश्मीर, उसे बनाने के लिए और आगे बढ़े। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं।